गुजरात में आए चुनावी नतीजों से बीजेपी उत्साहित है तो हिमाचल के नतीजों से कांग्रेस फूली नहीं समा रही। अब राजनीतिक दलों का फोकस प्रदेश के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल पर है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद यहां के समीकरण में भारी उलटफेर हो सकता है। चुनौती बीजेपी के सामने उन्हीं को साधने की है जिन सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी को सरकार बनाने लायक आंकड़ा जुटाने में मदद की। मध्य प्रदेश में हुए 2018 विधानसभा चुनाव में नई पटकथा लिखने वाला ग्वालियर चंबल अंचल सियासी दलों के फिर फोकस में है। कांग्रेस बीजेपी फिर ताकत झोंक रही हैं ताकि वोटर का मूड और माहौल अपने पक्ष में किया जा सके। बीजेपी ने संगठन की रणनीतिक बैठकें ग्वालियर में करनी शुरू कर दी हैं। क्षेत्र के पदाधिकारियों, पार्टी विधायकों के साथ चर्चाओं का दौर जारी है। अब 2023-24 में बीजेपी बम्पर जीत के दावे कर रही है तो गुजरात लहर का एमपी में आने का दावा भी। कि गुजरात की आंधी और हवा गुजरात के बॉर्डर ककराना से घुसेगी और चंबल से लेकर के बैतूल तक भारतीय जनता पार्टी के बयार 2023 में आएगी और मध्य प्रदेश में भी इतिहास बनेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ग्वालियर चंबल संभाग में इतिहास बनेगा। और जिस प्रकार से कभी ये परसेप्शन जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कारण से सरकार हम कुछ सीटों से पीछे रह गए थे, वोट तो भाजपा को ज़्यादा मिले थे, तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से यहीं से जिता करके भेजेगी। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद पूरी ताकत ग्वालियर चंबल अंचल में लगाए हुए है। जमीनी तैयारी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को तो डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस ने पूरे अंचल को संदेश देने की कोशिश की। निकाय चुनाव में कांग्रेस का ग्वालियर मुरैना में मेयर भी बन गया। अब निकाय से निकली राह से उत्साहित है कांग्रेस। 56 साल बाद हम नगर निगम ग्वालियर जीते हैं, मुरैना जीते हैं। पूरी पट्टी में सफाया पहले हो गया। और कांग्रेस में लोग उस समय 2 खेमे हुआ करते थे, सिंधिया जी और बाकी शेष। अब सिंधिया जी बचे नहीं तो ये शेष पूरा स्ट्रांग हो गया, इसलिए कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है कि मीटिंगें करो, और शायद उनको सिंधिया जी को भी नहीं बुलाया होगा। दरअसल 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसकी बड़ी वजह ग्वालियर चंबल अंचल बना। कांग्रेस के सत्ता से जाने की वजह भी इसी अंचल के कांग्रेसियों की महत्वाकांक्षा रही। और 2020 में हुए उपचुनाव के बाद भी बीजेपी सत्ता पर काबिज रही तो इसकी वजह भी उपचुनाव में ग्वालियर चंबल से मिला बीजेपी को जनादेश रहा। अब बीजेपी कांग्रेस दोनों ग्वालियर चंबल से सत्ता की राह तलाश रही हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी है ये ट्रेन और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों का सफर कितना होगा आसान। भारत में रेल यात्रा का आधुनिक चेहरा। बुलेट ट्रेन से भी तेज पिकअप, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, हर घंटे 130 किलोमीटर की दूरी, ये पहचान है वंदे भारत एक्सप्रेस की। भारत की पारंपरिक ट्रेनों से इतर आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं से लैस ये ट्रेन बुलेट ट्रेन जैसी पश्चिमी देशों की स्पीड ट्रेनों का पूरा एहसास दिलाती है। वैसे तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन साल 2019 में लॉन्च की गई थी, लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि पहली दफा छत्तीसगढ़ की पटरियों पर यह ट्रेन रफ्तार भरने वाली है। 11 दिसंबर से बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस अपने मुसाफिरों को रेल यात्रा का अलहदा एहसास दिलाएगी। ट्रेन जिसका कि बहुत लंबे समय से बिलासपुर वासियों को और खासतौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार था। देख सकते हैं कि वो ट्रेन देर रात को बिलासपुर पहुंची है। बिलासपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद इसके रैक को जो कि अत्याधुनिक तरीके से युद्ध स्तर पर तैयार किया गया था कोचिंग डिपो में,
वहाँ पर लाया गया है और यहीं पर इस रैक का मेंटेनेंस होगा आने वाले समय में। अभी इस रैक का परीक्षण किया जाना है और परीक्षण के बाद जैसा कि संभावना है कि 10 तारीख को ये ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी, चूँकि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह के दौरान इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर की ट्रैक की तरफ दौड़ेगी। और जैसा कि इसका जो रूट टाइम टेबल है कि 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी ट्रैक पर और करीब सवा 5 घंटे में 415 किलोमीटर का जो नागपुर तक का सफर है बिलासपुर से, उसे पूरा करेगी। अत्याधुनिक तरीके से निर्मित इस ट्रेन को काफ़ी वूल प्रूफ बनाया गया है और हम दिखाएं पहले तो वो नज़ारा, अपने सहयोगी से कहेंगे नज़ारा दिखाएं। ये देखिए डीप फ्रीज़र है और इसके अलावा यहाँ पर बॉटल रखने के कूलर हैं, यानी तमाम वो सुविधाएं एक यात्री को मिलनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सबसे खास चीज़ है कि सीसीटीवी कैमरे पर सभी लोगों की निगाहें जो है ये उस पर नज़र रखेगा और सुरक्षा के लिहाज से जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटेगी तो पहले ये दरवाजे क्लोज होंगे, उसके बाद वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। जहाँ तक सीटिंग व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं जब यात्री इसमें बैठेंगे तो एक प्रकार से ये ट्रेन कहीं ना कहीं एरोप्लेन का एहसास कराएगी। जिसकी बैठक व्यवस्था तैयार की गई है वो एरोप्लेन के लिहाज से तैयार की गई है। लोग बड़े कंफर्ट होकर के इसमें यात्रा कर सकेंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन कंप्यूटराइज्ड प्रणाली से काम करती है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। रेलवे मानता है कि भारत में बुलेट ट्रेन के सफर का ये पहला पड़ाव है। भारतीय रेल का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। जो अब तक की जितनी भी गाड़ियाँ चली हैं वो तमाम गाड़ियों से ये बहुत अलग है, अलग है और ये सेमी एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड ट्रेन है। अभी फ़िलहाल 130 के जो स्पीड है उस पर चलने वाली है ये और आने वाले दिन में बहुत शीघ्र ये जो है जो बुलेट ट्रेन का एक जो भारतीय रेल का और केंद्र सरकार का जो एक मेक इन इंडिया के तहत में जो गाड़ी चलाना है उसका भी साकार करने वाली है ये। वंदे भारत एक्सप्रेस अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ट्रेन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन महज 140 सेकंड में 0 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार भी हासिल कर चुकी है। हालांकि अभी जिन रूटों पर इसे चलाया जा रहा है वे इतनी तेज रफ्तार के लिए फिट नहीं है, इसीलिए फिलहाल इसे अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाया जा रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी और सफ़र तय करेगी और उस लिहाज से जो टेक्नीशियनों की टीम है उनके द्वारा कुछ दिन पहले ही इस बात का सर्टिफिकेट भी दे दी गया है, यानी प्रमाण पत्र दे दिया गया है कि ट्रेन उस ट्रैक पर दौड़ने के लायक है। यानी जाहिर है कि अब जिस हिसाब से रेलवे जो तरक्की कर रहा है, रेलवे आगे बढ़ रहा है, उस लिहाज से काफ़ी अहम है। बस लोगों को अब इंतज़ार है कि इस ट्रेन पर वो यात्रा करें और उस चीज़ का एहसास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी बनावट है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रेन की जो बनावट है वो मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर बनाई गई है, उसकी स्पीड भी उसी लिहाज से है। तो लोग अब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस ट्रेन में वो सफ़र कर सकें। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार पर अब सियासी तकरार बढ़ रही है। बीजेपी आरोप लगाने लगी है कि कांग्रेस ने ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ऐसा मान नहीं रही है। भानु प्रतापपुर में बड़ी जीत का कांग्रेस जश्न मना रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से शुरू हुई कांग्रेस की विजय यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 2023 से पहले भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा बताया जा रहा था, लेकिन आदिवासी आरक्षण को लेकर जली आग के बीच उपचुनाव का ये अग्निपथ कांग्रेस ने पार कर लिया। मंडावी की विरासत मंडावी को ही मिली। बीजेपी के हाथ लगी तो सिर्फ एक और हार। दिवंगत कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन से खाली इस सीट पर अब उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को जनादेश मिला है। सियासी पंडित कांग्रेस की इस जीत पर अपना अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी हार के लिए कांग्रेस पर प्रोपेगेंडा का दोष मढ़ा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि सालों पुराने एक मामले में उनके कैंडिडेट ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ साजिश रची गई और इसका नुकसान चुनाव में हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को
एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। हालांकि भानु प्रतापपुर में हार को लेकर बीजेपी नेताओं की अलग अलग राय भी देखने को मिल रही है। एक दिन पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हार की वजह है सिंपैथी फैक्टर। उनके मुताबिक मनोज मंडावी के निधन के बाद उनकी पत्नी को जनता की सहानुभूति का फायदा मिला। हम छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर की बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पति की जब मृत्यु हुई और पत्नी को दिया जाता है तो एक सहानुभूति का लहर रहता है। बीजेपी ने प्रयास किया अच्छे ढंग से हम चुनाव लड़े और चुनाव को हमने बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। उसके अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से स्वाभाविक रूप से अल्प समय में मंडावी जी चले गए तो उसका सहानुभूति के लहर भी होगा, ये ऐसा अपन मान सकते। उधर साजिश रचने के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम रमन सिंह कांग्रेस की जीत को साजिश बताकर जनादेश का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये जीत भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर जनता की मुहर है। जैसे 4 उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अपनी हार मानी थी, वैसे ही भानु प्रतापपुर के भी जनादेश को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भानु प्रतापपुर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस की षड्यंत्र बता के डॉक्टर रमन सिंह जी ने भानु प्रतापपुर के जनता का अपमान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस के 4 साल के विकास कार्यों पे मुहर लगाई है। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि ये सीट अगर कांग्रेस के हाथ से निकलती तो विधानसभा चुनाव से पहले इसे घटते जनाधार से जोड़ा जाता। लेकिन विपक्ष के तमाम मुद्दों के बावजूद कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। उधर बीजेपी ने संगठन स्तर पर तमाम बड़े फेरबदल किए, नई रणनीतियां बनाई, नए मुद्दे उठाए। पार्टी को उम्मीद थी कि इस जीत के साथ एक बार फिर वापसी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। जाहिर है अब आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलते रहेंगे, लेकिन आखिर में यही बात मायने रखती है कि जीता कौन। देवव्रत भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर इंदौर भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पूरे होने पर गृह मंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर कमिश्नर सिस्टम की समीक्षा की। उनका यह भी दावा है कि कमिश्नर प्रणाली कामयाब रही है और इसे दूसरे जिलों में लागू करने पर सीएम से चर्चा की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मान रही। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस विभाग में सत्ताधारी पार्टी के हस्तक्षेप की वजह से कमिश्नर सिस्टम फेल रहा है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 1 बरस पूरा हो चुका है। पुलिस और सरकार का दावा है कि कमिश्नर प्रणाली पूरी तरह से सफल रही है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो अब दूसरे जिलों में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार हैं। 1 साल में कमिश्नर प्रणाली के नफे नुकसान की समीक्षा के दौरान यही बात निकलकर सामने आई है कि अपराध पर कंट्रोल करने में इस सिस्टम से मदद मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि भोपाल में 20% और इंदौर में 25% अपराध में कमी आई है। वहीं साइबर क्राइम रोकने में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम का बड़ा फायदा मिला है। इतना ही नहीं, आदतन अपराधियों की अपराधों में भी 50% की कमी दर्ज की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस को और मजबूत करने के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया भी चल रही है। 1 साल के अंदर हमने काफी अपराधों में कमी लाने की दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़े। साइबर क्राइम की दृष्टि से भी अब आप देखेंगे कि भोपाल के अंदर ये साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है, सबसे ज़्यादा क्राइम अब इससे हो रहे हैं। 1 करोड़ 18 लाख रुपए हमने भोपाल में ही, 3 करोड़ के लगभग साइबर क्राइम की वसूली इंदौर पुलिस के अंदर हमारी की गई। बेटियों की बच्चियों की बरामदगी हमने मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 12 दिन का अब टेक रिकॉर्ड है, 12 दिन में हम ले आते हैं और बड़ी संख्या में हमने बेटियों को वापस भी लाए। हालांकि पुलिस और सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कमिश्नर प्रणाली को ठीक से हैंडल नहीं किया। पार्टी का कहना है कि पुलिस के काम में सत्ताधारी दल के नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से पुलिस के हाथ बंधे हैं। देखिए, कमिश्नर
प्रणाली को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया है उसमें कमिश्नर प्रणाली ठीक से काम भी नहीं कर पाई। कई थानों की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हस्तक्षेप किया और बहुत से थानेदार छोड़ के चले गए दूसरे को चार्ज दे के। ये स्थिति है भोपाल और इंदौर की। और पुलिस चाहते हुए भी क्राइम रेट नहीं रोक पाई। दिल्ली की जो रिपोर्ट है क्राइम रिपोर्ट, उसके हिसाब से महिलाओं पे अत्याचार अपहरण बढ़े हैं। हालांकि तमाम दावों के विपरीत आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। भोपाल में एक साल में रेप की घटनाओं में 11% का इजाफा हुआ है, जबकि किडनैपिंग, सुसाइड, दहेज प्रताड़ना के मामले भी बढ़े हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध अब भी एक बड़ी चुनौती है और ये हाल तब है जब कमिश्नर सिस्टम में अफसरों की भरमार है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के 1 साल पूरा होने के मौके पर न्यूज़ 18 ने भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर से इस प्रणाली के नफे नुकसान पर बातचीत की है। देखिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम को 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल के दौरान कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें बढ़ोतरी हुई, लेकिन टोटल अपराधों में जरूर कमी आई है। साइबर क्राइम की बात करें तो तेजी से साइबर क्राइम का आंकड़ा जो है बढ़ा है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं मकरंद देउस्कर साहब। देखिए, अगर 2019 की तुलना अगर करते हैं 2020 और 21 को कोविड वर्ष मानते हुए, तो हमारे आईपीसी क्राइम लगभग बराबर या थोड़ा सा मामूली सी गिरावट भी उसमें देखी गई है, जबकि जनसंख्या में करीब 1-2% की वृद्धि हम मान सकते हैं। इसके बावजूद अगर हम देखें जो अपराध दर है, अपराध दर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहता है अपराध प्रति 1 लाख व्यक्तियों का, तो वह 757 से करीब 20% नीचे हो गया है। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि रही है। और इसके अतिरिक्त जो उपलब्धि अगर हम मानते हैं वो यह है कि जो आतन अपराधी थे, जो गुंडे हैं, उनके द्वारा आप अगर आंकड़े देखें तो उसमें लगभग 50% की वृद्धि कमी हुई है। मतलब 2500 से लगभग 2500 घटनाओं की तुलना में 1300 घटनाएं उनके द्वारा की गई हैं। बिल्कुल, लगातार पुलिस कमिश्नर सिस्टम पे अलग अलग पहलुओं पे विचार भी किया जा रहा है और इसे और मजबूत करने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भव्य शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है। उससे पहले NMACC की वेबसाइट का ऑफिशियल लॉन्च किया गया। इस बेहद खास मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने नाम पर मुंबई के दिल में अपनी तरह के पहले लैंडमार्क यानी कि NMACC को लेकर अपना विजन शेयर किया। इस मौके पर ईशा अंबानी ने कला के लिए अपनी मां नीता अंबानी के समर्पण का जिक्र किया। अक्टूबर 2022 में ईशा अंबानी ने कला के लिए अपने मां के प्रेम के सम्मान में NMACC के निर्माण का ऐलान किया था। नमस्ते, ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। हमने मम्मी को अनेक रूपों में देखा है, एक बिजनेस वुमन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली एक लीडर, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और बच्चों के लिए समर्पित एक टीचर। लेकिन इन सबसे पहले मम्मी एक भरतनाट्यम डांसर है। पिछले 50 सालों में हर रोज मम्मी ने भरतनाट्यम की साधना की है। आर्ट्स के लिए उनके इस डीप डेडिकेशन को सेलिब्रेट करता है ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ओवर टू यू मॉम। धन्यवाद ईशा। नमस्कार। कला मेरे लिए एक साधना है, तपस्या है। मैं आज आपके सामने
एक कलाकार, भारत के एक क्लासिकल डांसर के तौर पर आई हूं। मैं जब 6 साल की थी तब से भरतनाट्यम सीखने का फैसला किया था। मेरे इस फैसले ने मुझे आत्मविश्वास दिया, एम्पावर भी किया। आज मैं जो हूं इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने कला को मेडिटेशन का ही एक रूप बताया है। भारत में मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकारी आदि की एक परंपरा रही है। मेरा सपना रहा है कि भारत की कला की ये खुशबू दुनिया तक पहुंचे। मेरे बचपन के सपने को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने पूरा किया है। यहां आकर कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर पाएंगे। भारत और दुनिया के कलाकारों का नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर, वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाथ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल कॉम्पैक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।